हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेम पूजा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। जैसा कि अभी क्लास मिस हो गई थी तो इसका रीज़न ये था, हेल्थ इशू होने के कारण आपकी क्लास मिस हुई है। तो आज से आपकी क्लास फिर से अटेंड कर रहे हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। देखिए कि जो कबीर थे, तो कबीर के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। कबीर का जो जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं कि वो एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे, यानी कि जो उनकी माँ थी वो विधवा थी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए देखिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। और जो कबीरदास की मृत्यु थी 1494 ईस्वी मगहर में हुई थी। देखिए इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो यही होते हैं कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो बताएंगे वाराणसी में हुआ था। इनकी मौत कहाँ हुई थी, मगहर में, मतलब मगहर में हुई थी। तो इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम याद रखना चाहिए। तो इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे निजामुद्दीन जो औलिया था उसके बारे में जानेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। 1236 ईस्वी में जन्म में निजामुद्दीन औलिया 1256 में बाबा फरीद के शिष्य बन गए थे। किसके शिष्य बन गए थे? बाबा फरीद के शिष्य बन गए थे। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया ने अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जन्म बदायूं में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य बन गए। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बाणभट्ट की बात कर लेते हैं। तो जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन दरबार में सम्मानित कवि एवं विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित है। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की है। तो कोई आपसे पूछे कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। हर्षचरित कौन है, तो बाणभट्ट है। इसमें पूछा गया कि कन्नौज के रहने वाले इस महान विद्वान की प्रशंसा स्वयं सम्राट हर्षवर्धन और चीनी के यात्री हेनसोंग ने की है। नेक्स्ट देखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की अगर हम बात कर ले तो जियाउद्दीन बर्नी बरन बुलंदशहर जिले में स्थित, जो बुलंदशहर का जो जिला है उसमें स्थित निवासी था। उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीख-ए-फिरोजशाही 1265 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक के इतिहास की घटनाओं में अभिव्यक्त करती है। बर्नी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति जो थी उसका नाम है फतवा ए जहांदारी। तत्कालीन राज व्यवस्था को महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनकी जो तत्कालीन राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिएगा, अमीर खुसरो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अमीर जो खुसरो का जन्म था 1235 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा का महान एवं कवि एवं इतिहासकार था। जो अमीर खुसरो था उसका जन्म पटियाली में हुआ था। और अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर चुका था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएं तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये रचनाएं उनकी हैं, किसकी? अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है, जैसे आप ये जो रेड लाइन में देख पा रहे हैं, रेड में लिखा है कैरानू नुस्सादैन मुफ्ताहुल फतऊ नू सफ़ेहर दिवलरानी खिरज खां तुगलकनामा खजाइनुल फतह। ठीक है, ये उनकी जो है फतऊ, ये उनकी क्या है? रचनाएं हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा बहुत आप सब मैनेज करिए, क्योंकि हो सकता है कि गले में कुछ प्रॉब्लम है। वही हेल्थ स्टूडेंट का उसमें कोल्ड और फीवर आया हुआ था। तो अगर कुछ भी जो भी वर्ड क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप इसको मैनेज करिएगा प्लीज़। तो नेक्स्ट देखिएगा,
शेख फैजी की बात करें, शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। शेख फैजी अकबर काल का श्रेष्ठ कवि एवं विद्वान था। बदायूनी ने फौजी को अत्यधिक प्रशंसा की तथा उसे काव्य, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, निबंध रचना अद्वितीय बताया है। अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए इलाही का शेख फैजी सदस्य था। जो शेख फैजी था वो दीन-ए इलाही का शेख फैजी सदस्य भी रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे अबुल फजल के बारे में पढ़ते। तो अबुल फजल ने क्या किया, अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था, इनका भी हुआ था। अबुल फजल की दो प्रमुख रचना है, अकबरनामा और आईन अकबरी। ये किसकी है, अगर पूछे अकबरनामा किसकी पुस्तक तो आप बताएंगे अबुल फजल की, आईन अकबरी किसकी है तो आप बताएंगे अबुल फजल की है। अकबर कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अबुल फजल तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी का विद्वान था, यानी कि वो इतनी भाषाओं क्या था, विद्वान था। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान पर अकबर के साथ नेतृत्व किया था 1602 में। कब किया था, 1602 में किया था। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण में वापसी के मार्ग पर वीर सिंह बुंदेला ने शाहजादा सलीम परामर्श से, जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी। यानी कि जो अबुल फजल की हत्या कर दी वो किसने कर दी, शाहजादा सलीम की परामर्श पर उसका जो विरोधी था अबुल फजल की हत्या कर दी। नेक्स्ट देखिए, राजा तोडरमल। तो राजा जो तोडरमल का जन्म था सीतापुर जिले में लहरपुर में हुआ था। ये सूर्यवंश के पतन के पश्चात उसने मुगलों की सेवा प्रारंभ की और अपनी योग्यताओं पर अकबर का दीवाना बना गया। वह अपनी योग्यता से वो अकबर का दीवान बन गया, दीवान बन गया। इसके बाद देखिए, अकबर की राजस्व व्यवस्था प्रभावित हुआ और उससे प्रधानमंत्री के पद का प्रदान किया। तोडरमल ने अपनी योग्यता एवं परिश्रम से मुगलों की भू व्यवस्था नवीन को स्वरूप प्रदान किया, व्यवस्थित किया। नेक्स्ट देखिए, उसमें लिखा है कि तोडरमल ने दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी। क्या कहा था, दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट देखिएगा, जो बीरबल का जन्म कालपी जिला जालौन में 1528 ईस्वी में हुआ था। वह जन्म से ब्राह्मण थे। उनका मूल नाम महेश दास था। अगर कुछ पूछे बीरबल का जो बचपन का नाम था वो क्या था, इनकी मूल नाम क्या था, तो वो महेश दास था। किसका, बीरबल का, जिनका जन्म कालपी के जिला जालौन में हुआ था। नेक्स्ट लिखा है कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित रीवा नरेश रामचंद्र बघेल ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया था। उसके बाद क्या हुआ, तत्पश्चात उन्हें आमेर के राजा भगवान दास ने आश्रय दिया था, जहाँ से वह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में सम्मिलित किए गए थे। कौन, बीरबल। नेक्स्ट देखिएगा कि बीरबल ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया। 1583 ईस्वी में बीरबल दीवानी न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए गए। अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर 2000 मनसबदार बनाया था तथा कबीरराज की उपाधि भी दी थी। कबीरराज कैसे कहा जाता है, तो बीरबल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। ये बिठूर के अंग्रेजों द्वारा पेंशन प्राप्त पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनका पालन पोषण किया था। उन्होंने तात्या टोपे कहते थे, इसी के नाम से वे चर्चित हुए। नेक्स्ट देखिएगा, तात्या टोपे ने सदैव नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। 1857 में महासमर में उसने तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कावा रणनीति, छापामार रणनीति, अद्वितीय सहज वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों की कूटनीति का सहारा लिया तथा नरवर के राजा मान सिंह की सहायता से तात्या टोपे को छल से 7 अप्रैल 1859 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे महारानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उनका पालन पोषण बिठूर के महल पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था। वह मरो प्रांत की पुत्री थी।
मरो प्रांत की बात नहीं चल रही है, वो मरो पंत की पुत्री थी जिनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर से हो गया था। तब वह मणिकर्णिका के नाम से महारानी लक्ष्मीबाई हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्या, अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी हड़प नीति द्वारा झांसी राज को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए 7 मार्च 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। नेक्स्ट देखिए ये थी अपनी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। नेक्स्ट देखो इसके बारे में कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार करने की कंपनी सरकार से कराने का प्रयास किया, परंतु असफल रही। लगभग 10 माह बाद मार्च 1858 ईस्वी में नए अंग्रेज सेना नायक जनरल ह्यू रोज ने पुनः संघर्ष प्रारंभ किया था। नाना साहब के बारे में जान लेते। नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद था, परंतु वे अपने परिवार में दौदू पंत के नाम से चर्चित थे। उनका पालन पोषण बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में किया था तथा प्यार से वे नाना कहलाने लगे थे। पेशवा बाजीराव को प्राप्त पेंशन से नाना से वंचित कर दिया गया था, अतः उन्होंने अपनी कंपनी के विरुद्ध अपील करने की हेतु अजीम मुल्ला को इंग्लैंड भेजा, परंतु असफलता ही हाथ लगी। फलस्वरूप 1857 के महासमर में उन्होंने अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया नाना साहब ने। अब हम लोग पढ़ेंगे बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों की कैद में कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में थे। अवध के प्रशासन की बागडोर बेगम हजरत महल जो थी उनके हाथों में थी। देखिए आज हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, अपने सजेशन देना। और आप लोग, ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम वीडियो, ना कोई फेसबुक वीडियो है, ये कोई डांस वाली वीडियो नहीं, इसलिए आप इसका सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इसको वॉच नहीं करते। प्लीज़ वॉच करिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को, ना ही सही लेकिन कुछ सीखने को ऐसा मिलेगा जो हमेशा काम करेगा। तो आई होप आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। तो आप लाइक सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप ज़रूर करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल जो इसका पार्ट है, कल इसको नेक्स्ट पार्ट भी इसमें अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही।